हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडक्शन फिजिक्स बाय इमरान खान। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड डेरिवेशन फ्रॉम चैप्टर नंबर 11 मैग्नेटिक मटेरियल्स, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमें यह बताना है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जिसका हमें फॉर्मूला डिराइव करना है m0 इज इक्वल टू EVR/2। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को डिराइव करने से पहले हमें ये समझना होगा कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका यूनिट एंड डायमेंशन। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अबाउट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। तो यहाँ पर जो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसे हम नॉर्मली स्मॉल m से डिनोट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसके ऊपर हम एरो लगा देते हैं। ठीक है। जनरली अगर हम देखेंगे तो हमारे टेक्स्ट बुक में जो भी चैप्टर्स है, जहाँ कहीं भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में आया हुआ है, वहाँ पर बुक में हमारे म्यू से डिनोट किया है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को। बट इसको इस चैप्टर के लिए, मैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए, स्मॉल m से डिनोट किया गया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज डिनोटेड आइदर बाई म्यू और बाई स्मॉल m। इन दोनों का मतलब क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन क्या होता है। तो देखो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, दैट इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम किसी बार मैग्नेट को लें, फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर एक बार मैग्नेट को कंसिडर करता हूँ। अब आप जानते हो कि हम बार मैग्नेट लेंगे तो यहाँ पर बेसिकली इसके यहाँ पर क्या होंगे, दो पोल्स होंगे। एक को हम क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल, और एक को हम क्या कहते हैं, साउथ पोल। तो मैं मान लेता हूँ ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल। तो देखो, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल का अपना एक पोल स्ट्रेंथ होता है। तो नॉर्थ पोल के पोल स्ट्रेंथ को प्लस QM से डिनोट करते हैं और साउथ पोल के पोल स्ट्रेंथ को माइनस QM से डिनोट करते हैं। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा पोल स्ट्रेंथ है, अगर हम उसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो पोल स्ट्रेंथ इज डिनोटेड बाई QM। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ बार मैग्नेट इज रिप्रेजेंटेड बाई QM। तो यहाँ पर हमने यही डिफाइन किया है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन हमें क्या कहता है, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ। तो यहाँ पर हम इसे कंप्लीट करके लिख लेते हैं मैग्नेटिक लेंथ। अब यहाँ पर देखो, इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ तो फॉर्मूला लिख सकते हैं m इज इक्वल टू, ये हो जाएगा QM इंटू 2L। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला किसका, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट। याद रखना है, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है, दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर अ सिंपल बार मैग्नेट। जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज वैलिड फॉर अ बार मैग्नेट। तो अगर हमारे पास कोई सिंपल एक बार मैग्नेट है और अगर हमसे कोई पूछे कि उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, तो हम बता सकते हैं स्मॉल m इज इक्वल टू QM इंटू 2L। तो QM का मतलब हो गया पोल स्ट्रेंथ और 2L को कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है, दो पोल्स के बीच का डिस्टेंस। ठीक है। तो दो पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लेंथ। बट यहाँ पर अगर इस बार मैग्नेट की जगह पर मैं एक कोई करंट कैरिंग कॉइल ले लूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर एक कॉइल ले लिया और इसमें मान लो क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो इस करंट कैरिंग कॉइल की वजह से इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, अगर मुझे इसका फॉर्मूला लिखना है तो फिर मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूँ m इज इक्वल टू I इंटू A। जैसे कि हम जानते हैं कि जब किसी वायर में, किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो करंट फ्लो होने की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, और जब कोई चीज़ मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगी मतलब इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट, और अगर वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी तो फिर उसके पास भी क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। तो याद रखना है कि किसी भी करंट कैरिंग कॉइल का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, दैट इज़ m इज इक्वल टू IA के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं, ये जो मैंने आपको डायग्राम बनाया है, ये बेसिकली क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल। तो हम इसे लिख लेते हैं करंट कैरिंग कॉइल। तो याद रखना है, अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल है
और हमसे पूछे कि उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, तो करंट कैरिंग कॉइल का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है आई ए। यहाँ पर जो आई है वो इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ए का मतलब होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम जानते हैं कि मान लो कि ये हमने सिंगल कॉइल ली हुई है, अगर इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो क्या करेंगे, तो हम जानते हैं फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स हम इसी फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट m इज इक्वल टू एन आई ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है ये भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का ही है, लेकिन किसके लिए है, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो यहाँ से हमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन ऑफ फॉर्मूला मिल गया कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू क्यू एम इंटू 12। तो क्यू एम इंटू 12 ये क्या है, सिंपल बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। वहीं पर अगर हम किसी करंट कैरिंग कॉइल की बात करें तो इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है, स्मॉल m इज इक्वल टू आई ए, एंड फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एन आई ए लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका एस आई यूनिट क्या होगा। तो देखो एस आई यूनिट लिखते हैं तो सबसे पहला पॉइंट अब आता है हमारा एस आई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज। तो देखो एस आई यूनिट आप कहीं से भी निकालो आपको आंसर मिल जाएगा, आइदर बाई दिस फॉर्मूले से भी आप फाइंड कर सकते हो और इस फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हो, क्योंकि जो हमारा पोल स्ट्रेंथ है ना इसका यूनिट होता है एम्पियर मीटर, और हम जानते हैं लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो एम्पियर मीटर और मीटर, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एम्पियर मीटर और लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर, तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और अगर आप इस फॉर्मूले से भी देखोगे तो वही आएगा, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो दोनों जगह से आपको सेम आंसर मिलने वाला है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज क्या है यहाँ पर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें ऐसा यूनिट मिल गया। नेक्स्ट बात आती है इसके डायमेंशन की, तो यहाँ पर हम इसे डायमेंशन लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज़। देखो डायमेंशन निकालना तो बहुत आसान है, हम यहाँ पर डायमेंशन के लिए यूज़ करते हैं एल एम टी और क्या यूज़ कर लेते हैं आई। तो देखो यहाँ पर कितना एम्पियर है, 1 एम्पियर है, मीटर कितना है 2, मास नहीं है तो 0 और टाइम नहीं है तो क्या हो गया 0। सो दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब बात आती है कि क्या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हाँ इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, याद रखना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब बात आती है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी को तो डायरेक्शन होता है, तो हम लिख सकते हैं इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि नॉर्मली हम जानते हैं कि जब हम कोई इलेक्ट्रिक से रिलेटेड चैप्टर स्टडी करते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, तो जैसे वहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का इंपॉर्टेंस होता है, ठीक उसी तरीके से मैग्नेट वाले चैप्टर में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो यहाँ पर ये दोनों फॉर्मूलास आपको याद रखने हैं, फॉर अ बार मैग्नेट के लिए एंड फॉर करंट कैरिंग कॉइल के लिए। और याद रखना है इसका यूनिट क्या होगा, डायमेंशन, एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो टॉपिक पे वापस आते हैं और देखते हैं हमें क्या फाइंड करना था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो डायग्राम में, यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो बेसिकली सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, राइट। और इसके सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने की वजह से यहाँ पर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, मान लेते हैं वो करंट कितना है, आई है। ठीक है, करंट कितना है, आई। और ये जो ऑर्बिट है हमारा, इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर हमने लिया है। यहाँ पर हम इसे स्मॉल आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ और स्मॉल आर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो आप, ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, जैसे कि हम जानते हैं जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन का एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम अपवर्ड डायरेक्शन पे दिखा रहे हैं। अगर आप राइट हैंड थंब रूल को यूज़ करोगे तो हमें समझ में आएगा कि जो करंट है और जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, इन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो चलिए डिराइव करते हैं हम अपना फॉर्मूला, दैट इज़ m0 इज इक्वल टू EVR/2।
तो यहाँ पर जो एम नॉट है बेसिकली, ये एम को तो हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं और एम नॉट को भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ही कहते हैं, या इसको हम कह सकते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो नॉट का मतलब यहाँ पर क्या है, ऑर्बिट। ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप एम नॉट लिखो या स्मॉल एम लिखो, दोनों का मतलब सेम है। हमें कन्फ्यूज़न ना हो इसीलिए हम उसमें नॉट लगा देते हैं, जिससे हमें समझ में आता है कि ये किसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, किसी भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। सबसे पहले हमें यहाँ पर बताना होगा कुछ कंसिडरेशन पॉइंट्स। तो चलिए देखते हैं। कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग around the nucleus of an atom। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या बताना है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, इसके बाद अब हम जानते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो बेसिकली सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और ये कहाँ सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ऑर्बिट में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। सो देयरफॉर वी कैन राइट ऑर्बिटल स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल स्पीड होगा वो क्या होगा, तो हम जानते हैं स्पीड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जब कोई चीज़ सर्कल में घूमती है तो उसका डिस्टेंस क्या होता है, 2πr। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 2πr अपॉन क्या, टाइम के लिए क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे, है ना। तो ये नॉर्मल फॉर्मूला है, वी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हम जानते हैं डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो गया, 2πr। अब इसके आगे देखो हम क्या करते हैं, एज वी नो दैट कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है। देखो करंट आप जानते हो, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है, लेकिन यहाँ पर चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो मैं आई का क्या लिख सकता हूँ फॉर्मूला, E/T लिख सकता हूँ। ठीक है, तो याद रखना है करंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q/T, बट यहाँ पर जो चार्ज है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, E/T। सो देयरफॉर अगर मैं आपसे पूछूँ कि यहाँ पर T का आंसर क्या मिला, तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E/I। अब हमें क्या करना है, इस टी की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुटअप कर देना है। ठीक है, तो जैसे मैं पुटअप करूँगा तो देखो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर आई कैन राइट v इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2πr अपॉन, और t की जगह पर क्या आ जाएगा, E/I आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस स्टेप में बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि ये जो I है ये E के साथ मल्टीप्लाई होगा कि R के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आप देखो ये वाली जो लाइन तुम्हें दिखाई दे रही है ये कौन सी लाइन है, दिस इज़ द न्यूमरेटर वाली लाइन। तो हमेशा याद रखना है न्यूमरेटर वाली लाइन के अगर नीचे 2 टर्म दिए हैं तो ये क्या बन जाएगा, 4th टर्म, तो ये कहाँ आएगा, ऊपर। ठीक है, सो I किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2πr के साथ। सो देयरफॉर इसे मैं लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू 2πr इंटू आई, और ये अपॉन में क्या हो जाएगा, E। तो याद रहे हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना है अबाउट I के बारे में। ठीक है, क्योंकि अगर हमें एक बार I मिल जाएगा तो फिर हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, m इज इक्वल टू IA, और हमें जो इक्वेशन चाहिए उस इक्वेशन को हम फाइंड कर सकते हैं। सो देयरफॉर यहाँ से देखो I इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, EV इज इक्वल टू 2πr इंटू आई। तो यहाँ से मुझे बताओ I का आंसर क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू EV अपॉन क्या लिख सकते हैं, 2πr। तो ये हमें देखो I मिल गया। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम लिखते हैं देयरफॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना अगर कहीं पर आपको ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट दिया हो, दोनों का मतलब सेम है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज, देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हमने क्या बोला, m इज इक्वल टू आई इंटू ए होता है। सो देयरफॉर यहाँ पर मैं इसे m नॉट लगा लेता हूँ, तो m नॉट इज इक्वल टू आई की जो वैल्यू है ना, आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू हमने निकाली है EV अपॉन 2πr निकाली है, राइट।
एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया, पाई आर स्क्वायर रख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो टर्म कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देंगे, तो पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल। सो देयरफॉर मुझे बताओ कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या मिला, दैट इज ई वी अपॉन ई वी आर अपॉन क्या मिला, 2। यही तो हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला है जो हमें क्या करना था, डिराइव करना था। देखो ये आंसर हमें मिल गया, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय इक्वेशन ई वी आर बाई 2। यहाँ पर ई का मतलब है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वी का मतलब है स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, आर का मतलब है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सीधा क्वेश्चन आपको ये 2 से 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है, जहाँ पर वो आपसे पूछते हैं डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, या वो आपको ऐसा भी बोल सकते हैं कि शो दैट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ई वी आर बाई 2। तो दोनों तरीके से आप इसका आंसर डिफाइन कर सकते हो। अब यहाँ पर बात आती है कि इसका जब ये इलेक्ट्रॉन डिवॉल्व करेगा तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो चलो हम एंगुलर मोमेंटम भी निकाल लेते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर दिस इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन हमारा घूम रहा है, फॉर दिस इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय। देखो वैसे अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो आपको यहीं तक डिराइव करने को आएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन तक, लेकिन हमें न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू थोड़े से और आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि हम एंगुलर मोमेंटम का भी फॉर्मूला निकाल सकें। सो फॉर दिस इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाई। अब देखो एंगुलर मोमेंटम का नॉर्मल फॉर्मूला हम जानते हैं, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी आर होता है। कैसे पता चले हमें ये, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जब कोई बॉडी रोटेट करती है, घूमती है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू क्या होता है, आई ओमेगा होता है, राइट। आई का मतलब यहाँ पर क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या लिखते हैं, एम आर स्क्वायर। अच्छा ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, वी बाई आर, बिकॉज हम जानते हैं वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई, वी बाई आर। यहाँ से आर से आर अगर मैं कैंसिल कर दूँ तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या मिला, एम वी आर। यही है वो एंगुलर मोमेंटम जो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। खाली आपको एक चीज़ नोटिस करनी है यहाँ पर और ध्यान देना है कि जो एम आपका दिख रहा है यहाँ पर आप नीचे क्या लगा लो, एम ई लगा लो, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ये जो हमने एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लिखा है, इस एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले में जो एम है ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि ये जो हमारा इक्वेशन है ना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इस इक्वेशन में हमें किसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू को एडजस्ट करना है। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, एम नॉट इज इक्वल टू ई वी आर बाई 2। ये जो हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमें एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला निकालना है। तो मैंने क्या लिखा, एम नॉट इज इक्वल टू ई वी आर बाई 2। इस इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देता हूँ। तो जैसे मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर होगा क्या कि मैं इसे पहले रीअरेंज कर लेता हूँ। एम नॉट इज इक्वल टू, इसे कुछ ऐसा लिख लेता हूँ, ई अपॉन 2 मी। देखो एम ई से मल्टीप्लाई और एम ई से डिवाइड करने से इक्वेशन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो चीज़ हमें फाइंड करना है वो ज़रूर हमें मिल जाएगी। तो मैंने क्या किया, ई अपॉन 2 को अलग कर लिया और इंटू क्या कर देता हूँ, इसे लिखता हूँ एम ई और ये हो जाएगा वी इंटू आर। देखो वैल्यूज़ में कुछ चेंजेस नहीं हुए, बट मैंने उसे क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। अब अगर आप ध्यान से इस इक्वेशन को देखोगे तो यहाँ पर देखो एम ई वी आर किसकी वैल्यू थी, एल नॉट की वैल्यू थी। तो यहाँ पर मैं इसे लिख लेता हूँ, देयरफॉर एम नॉट इज इक्वल टू ई अपॉन 2 और इंटू क्या हो जाएगा, एल नॉट। तो देखो ये जो हमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर्मूला मिला वो विथ रिस्पेक्ट टू एंगुलर मोमेंटम मिल गया, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम एक क्वांटिटी का आंसर फाइंड आउट करेंगे, यानी एक क्वांटिटी को डिफाइन करेंगे। उस क्वांटिटी का नाम है गायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो जैसे कि मैंने बोला कि इस इक्वेशन का यूज़ करके हम अपनी नेक्स्ट क्वांटिटी गायरोमैग्नेटिक रेशियो को डिफाइन करेंगे। गायरोमैग्नेटिक रेशियो आपको 1 सेंटेंस या 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होता है। तो इसे हम जायरोमैग्नेटिक या गायरोमैग्नेटिक रेशियो कहते हैं।
तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो, तो चलिए सबसे पहले बाय डेफिनेशन देखते हैं कि गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होता है। इट इज defined as the ratio of, इसे क्या डिफाइन करते हैं, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन टू द angular momentum of revolving electron। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने ये जो हमारा इक्वेशन हमने फाइंड किया है उसको इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्यों रखा है, क्योंकि गायरोमैग्नेटिक रेशियो का डेफिनेशन हमें क्या कहता है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला तो हमारे लिए बहुत सिंपल हो गया, मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूँ, गायरोमैग्नेटिक रेशियो इज इक्वल टू, हम इसे क्या लिख सकते हैं, एम नॉट बाई एल नॉट लिख सकते हैं, राइट। तो देखा जाए तो इसके फॉर्मूले में इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है, या तो आप बोल सकते हो डेफिनेशन से ही हमें इसका क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो का हमने फॉर्मूला लिख लिया, एम नॉट अपॉन एल नॉट। अब अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो क्या इसी इक्वेशन को मैं एम नॉट बाई एल नॉट अगर करूं तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ई अपॉन टू एम ई के इक्वल आ जाएगा। यस, तो मैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो का एक और फॉर्मूला लिख सकता हूं, और गायरोमैग्नेटिक रेशियो इज इक्वल टू ई अपॉन टू एम ई। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है गायरोमैग्नेटिक रेशियो के ऊपर, या तो थियरी क्वेश्चन पूछेंगे, हम इसका एसआई यूनिट और डायमेंशन भी डिफाइन कर लेते हैं। सो सबसे पहले हमें देखते हैं कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो एसआई यूनिट ऑफ गायरोमैग्नेटिक रेशियो इज़, देखो एसआई यूनिट निकालने के लिए हम ये फॉर्मूले का यूज़ करते हैं जो कि बहुत सिंपल है। ई का मतलब क्या है, चार्ज, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, और मास का यूनिट क्या होता है, केजी। तो कूलम पर केजी इज़ द एसआई यूनिट ऑफ गायरोमैग्नेटिक रेशियो। और अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसका डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन बहुत सिंपल है, हम इसको लिख लेते हैं, डायमेंशन ऑफ जी आर इज़, देखो डायमेंशन कूलम, तो हम जानते हैं क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू टी होता है, राइट। तो चार्ज का डायमेंशन क्या लिख सकते हैं, चार्ज का डायमेंशन हम लिख सकते हैं L0 M0 T1 I1। ठीक है, और केजी का डायमेंशन क्या होगा, केजी का डायमेंशन हो जाएगा M1 हो जाएगा। ठीक है, तो जब मैं इसे सॉल्व करूँगा फर्दर तो मुझे इसका आंसर मिल जाएगा L0 M-1 T1 I1। ठीक है, तो दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ गायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या है। तो एग्ज़ाम में या तो न्यूमेरिकल आ सकता है, या तो आपको 2 से 1 मार्क के लिए आपको पूछा जा सकता है गायरोमैग्नेटिक रेशियो विथ इट्स फॉर्मूला, यूनिट एंड डायमेंशन। सो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में हमने देखा कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है ऑफ अ सिंपल बार मैग्नेट एंड फॉर अ करंट कैरिंग कॉइल, हमने इसका यूनिट एंड डायमेंशन भी देख लिया। और याद रखना है ये कैसी क्वांटिटी है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। फिर हमें क्या करना था, अपने मेन डेरिवेशन पे आना था जहाँ पर हमें डिराइव करना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला, जिसका फॉर्मूले का आंसर हमें मिलता है EVR/2। इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया है, कंसिडरेशन पॉइंट लिखे हैं, और उसके बाद हमने क्या किया कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है उसके लिए हमने स्पीड का फॉर्मूला यूटिलाइज कर लिया। यहाँ से इसको सॉल्व करते हुए फाइनल जो आंसर मिला दैट इज़ M0 इज इक्वल टू EVR/2। साथ ही साथ में हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के रेस्पेक्ट में हमने एंगुलर मोमेंटम को भी यहाँ पर फाइंड किया है, और इसका आंसर में मिलता है MEVR। याद रखना है ME का मतलब है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और फिर हमने क्या फाइंड कर लिया, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि मैग्नेटाइजेशन क्या होता है और मैग्नेटिक इंटेंसिटी किसे कहते हैं। तो देखो मैग्नेटिक इंटेंसिटी का सिंपल सा मतलब होता है स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहते हैं। और जब हम मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेटिक मटेरियल को रखेंगे मैग्नेट बनाने के लिए, तो जब हम मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट बनाने के लिए उसमें रखेंगे तो वो क्या होगा, मैग्नेटाइज्ड होगा, और मैग्नेटाइज होने का मतलब है वो क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। तो इन्हीं दोनों क्वांटिटीज़ के बारे में हमें
आगे फर्दर स्टडी करना है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जैसे मान लो मेरे पास क्या है, यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में मैं क्या करता हूँ, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को रख देता हूँ। जैसे कि आयरन को हम क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मानते हैं। जब हम इस फर्दर चैप्टर में आगे स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मटेरियल में 3 टाइप्स के मटेरियल आते हैं, दैट इज डाईमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो यहाँ पर जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसी का एग्जाम्पल है आयरन। तो आयरन को जब हम यहाँ पर रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, फॉर एग्जाम्पल मैंने आयरन का एक पीस लिया और इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। तो आयरन सिंस एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो इसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से ये क्या करता है कि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास होती हैं और ये क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, ठीक है। अब मैग्नेटाइज्ड होने का क्या मतलब है उसे समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो लिया है रॉड यानी कि आयरन, इसमें क्या होगा कि बहुत सारे एटम्स होंगे। अच्छा, बहुत सारे एटम्स होंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। मैं क्या करता हूँ, इसको ना छोटे छोटे पार्ट्स में, यानी इनको हम डोमेन्स कहते हैं, डिवाइड कर लेता हूँ। तो अब होगा क्या कि मान लो देखो, ये जो छोटा सा आपको पार्ट दिख रहा है इसे हम कहते हैं डोमेन। तो ऐसे जो छोटे छोटे रीजन्स हैं इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर एक इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। मैं मान लेता हूँ कि इस डोमेन में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन पे है इलेक्ट्रॉन का और यहाँ पर इस डायरेक्शन में है। ऐसे करके हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। लेकिन जैसे कि आप देख पा रहे हो अभी ये सिंस एक मटेरियल है, ये मैग्नेटाइज नहीं है, तो इन सब के जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो रैंडम पोजीशन पे हैं, यानी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन पे नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखूँगा, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखने का मतलब क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड इन डाइपोल को क्या करने लगेगी, सीधा करने लगेगी। और जब ये सीधा हो जाएंगे, मतलब कुछ इस तरह से फेज़ में आ जाएंगे कि इनके सारे के सारे जो डाइपोल मोमेंट हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे अलाइन हो जाएंगे। तो ये बेसिकली इनके अंदर क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाएगी और हम बोलेंगे ये मटेरियल क्या हो गया, मैग्नेटाइज्ड हो गया, ठीक है। तो अब जितने ज़्यादा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पे अलाइन होंगे उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन होगा। अब मैग्नेटाइजेशन कराने के लिए, मैग्नेटाइज्ड होने के लिए कंडीशन क्या है कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी तो आसानी से ये हमारा मटेरियल मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। तो इसी के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मैग्नेटाइजेशन। तो चलिए अब हम मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी दोनों को डिफाइन करते हैं, दोनों का फॉर्मूला, यूनिट एंड डायमेंशन लिखते हैं। तो मैग्नेटाइजेशन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं दैट इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ किसका रेशियो है ये, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैग्नेटाइजेशन इज डिफाइंड एज द नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटल M इज इक्वल टू, इसे हम लिखते हैं एम नेट अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का V। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। किसका फॉर्मूला है ये, मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया मैग्नेटाइजेशन के बारे में, देखो पर यूनिट वॉल्यूम जितने ज़्यादा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर्टिकुलर डायरेक्शन पे अलाइन होंगे उतना ज़्यादा हमारा मटेरियल मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। अब बात आती है इसका SI यूनिट क्या होगा। तो SI यूनिट डायमेंशन भी हम निकाल लेते हैं। तो देखो इसका SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज़, हम जानते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M का यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो मीटर स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो गया, तो इसका SI यूनिट क्या मिला, देयरफॉर SI यूनिट इज़ एम्पियर पर मीटर। ये इसका SI यूनिट हो गया। अब बात करते हैं इसके डायमेंशन की। तो देखो डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ कैपिटल M इज़, एम्पियर हम जानते हैं
I1 होगा, L क्या हो जाएगा -1, M क्या होगा 0, T क्या होगा 0 और I को क्या लिख देंगे 1। तो देखो इस तरीके से हमने मैग्नेटाइजेशन का डेफिनेशन भी देख लिया, इसका फॉर्मूला भी देख लिया और इसका यूनिट एंड डायमेंशन निकाल लिया। तो चलिए अब हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, देखो द स्ट्रेंथ ऑफ magnetic field is described in terms of vector quantity called magnetic इंटेंसिटी। देखा जाए तो हम ये जानते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ ही तो होता है, राइट। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी विच इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी का एकदम सिंपल से डेफिनेशन आपको याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को ही हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहते हैं। तो देयरफॉर अब बात आती है मैग्नेटिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है H = N × I। यहाँ पर जो बेसिकली आपको स्मॉल n दिख रहा है ना, स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। जैसे कि हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। सो वेयर यहाँ पर जो आपका n है इसको हम क्या लिखते हैं, कैपिटल N/L लिखते हैं, राइट। यानी स्मॉल n का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो कैपिटल N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स को, और कैपिटल L क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को। सो देयरफॉर अब यहाँ से H का फॉर्मूला मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट Ni/L लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला मिल गया रिलेटेड टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी। बट आपको याद रखना है, आप H = Ni याद रखोगे तो भी चलेगा, बिकॉज खाली यहाँ पर स्मॉल n का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, स्मॉल n का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। अब बात आती है इसका SI यूनिट क्या होगा। तो चलो इसका SI यूनिट लिख लेते हैं। तो SI यूनिट ऑफ H इज़, देखो जैसे कि हम जानते हैं करंट का यूनिट क्या होता है, करंट का यूनिट होता है एम्पियर। तो मैंने यहाँ पर एम्पियर लिख लिया और अपॉन में यहाँ पर क्या लेंथ, तो ये हो जाएगा एम्पियर पर मीटर। तो आपको याद रखना है कि मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी दोनों का यूनिट एंड डायमेंशन सेम होता है। तो इसका भी अगर मैं डायमेंशन निकालने जाऊँगा तो मैं क्या लिखूँगा, डायमेंशन ऑफ H इज़, क्या हो जाएगा इसका डायमेंशन, देखो इसको लिख सकते हैं L-1 M0 T0 और क्या हो जाएगा I1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इन केस ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी द SI यूनिट एंड डायमेंशन रिमेन्स द सेम। अब कभी कभी जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न होगा, बिकॉज मैग्नेटाइजेशन को तो क्वेश्चन में मैग्नेटाइजेशन कहते हैं, बट मैग्नेटिक इंटेंसिटी को वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी ना कहकर मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं। तो जब भी आप क्वेश्चन न्यूमेरिकल के सॉल्व करोगे और वहाँ पर मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोला होगा तो आप समझ जाना ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी की वैल्यू गिवन है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर दोनों क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब कर लिया, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है मैग्नेटाइजेशन, इसका यूनिट, फॉर्मूला एंड डायमेंशन। चलिए अब हम देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। सो ऑलरेडी हम ये जान चुके हैं कि मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता है, तो बस इन्हीं के बीच में क्या रिलेशन होगा वही रिलेशन हमें यहाँ पर डिराइव करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ये जैसे आप देख पा रहे हो गिवन में हमने लिखा है, कंसिडर अ रॉड ऑफ सच अ मटेरियल विथ सम नेट मैग्नेटाइजेशन प्लेस्ड इन अ सोलेनॉइड विथ n टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड कैरिंग करंट I। तो वैसे देखा जाए तो बुक में डायग्राम तो गिवन नहीं है, बट मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि बेसिकली यहाँ पर इस कंसिडरेशन का क्या मतलब है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर कंसिडर में लिखा है कि कंसिडर अ रॉड ऑफ सच अ मटेरियल विथ सम नेट मैग्नेटाइजेशन प्लेस्ड इन अ सोलेनॉइड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक सोलेनॉइड बना लेते हैं। ठीक है, हम जानते हैं सोलेनॉइड बेसिकली क्या होता है, एक वायर ही होता है, खाली आप उसे क्या कर दो, रैप कर दोगे, कुछ इस तरीके से टर्न मार दोगे तो क्या बन जाएगा, सोलेनॉइड। तो यहाँ पे मान लो करंट I है इन और यहाँ पर करंट I क्या है, आउट। और ये जो आपने लिया है इसका मान लेते हैं कि जो टोटल लेंथ है वो कितना है, L है। ठीक है, ओके। और इसमें कितने टर्न्स हैं, मान लेते हैं N नंबर ऑफ टर्न्स हैं।
डन। तो ये हमारा क्या बन गया, सोलेनोइड बन गया। तो यहाँ पर क्या बोला है कि कंसिडर अ रॉड ऑफ सच अ मटेरियल विथ सम नेट मैग्नेटाइजेशन। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक रॉड ले लेते हैं। मान लो ये हमारा पास क्या है, एक रॉड है, ठीक है। अच्छा, ये जो रॉड है बेसिकली मान लेते हैं ये आयरन का रॉड है। इसका जो मैग्नेटाइजेशन है वो मान लेते हैं क्या है, BM है। क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कंसिडरेशन में हमें बताया हुआ है कि जो भी हम मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं इसके पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन वैल्यू है, यानी पहले से ये थोड़ा क्या है, मैग्नेटाइज्ड है। तो इसके से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो मान लेते हैं क्या है, BM है। और ये जो हमारा सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड की जो अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड होगी उसे हम क्या बोलेंगे, B0। तो यानी याद रखना है यहाँ पर B0 का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड, और BM का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेटाइज्ड मटेरियल, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है कि ये जो हमारा मैग्नेटिक मटेरियल है इसे हमें सोलेनॉइड के बीच में रख देना है, ठीक है। तो जैसे हम सोलेनॉइड के बीच में रखेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी उसे हम क्या बोलेंगे, B, और ये किसके इक्वल होगी, B0 प्लस BM के इक्वल होगी, ठीक है। तो बेसिकली देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा एनलार्ज करके आपको बताऊँ तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर होगा कि ये हमारा था सोलेनॉइड, और अब हम क्या करेंगे, इस रॉड को इस सोलेनॉइड के अंदर रख देंगे, ठीक है। तो कुछ ये इसका प्रॉपर डायग्राम है जो होना चाहिए, बट बुक में तो डायग्राम गिवन नहीं है तो आप इसे ऐसे ही समझ सकते हो, ठीक है। ये डायग्राम बनाना ना बनाना आपके ऊपर है, अगर आप नहीं भी बनाओगे तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि रॉड को रखे बगैर ये देखना होगा कि सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी लिखी है यहाँ पर, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, B0। और 10th चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो देयरफॉर आई कैन राइट देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम ये जान चुके हैं चैप्टर नंबर 10 में कि सोलेनॉइड की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो उसके अंदर बनती है, और इसकी वैल्यू यहाँ पर हम जानते हैं, इसको लिख सकते हैं B0 इज इक्वल टू μ0 n, और ये क्या हो जाएगा, I। याद रखना है यहाँ पर स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल n का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। यहाँ पर जो μ0 है उसे क्या कहते हैं, वेयर μ0 इज द परमियाबिलिटी, क्या कहते हैं इसको, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं या वैक्यूम कहते हैं, ठीक है। फ्री स्पेस कहेंगे या वैक्यूम कहेंगे। तो यहाँ पर μ0 का मतलब क्या हो गया, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। देखो जैसे हम इलेक्ट्रिक के बारे में स्टडी करते हैं ना, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन का मतलब क्या हो गया, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन नॉट का मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन आर का मतलब होता है रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक उसी तरीके से मैग्नेट के लिए हम पढ़ते हैं μ0 और μr। तो म्यू का मतलब होता है परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, μ0 का मतलब होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और μr का मतलब होता है परमिएबिलिटी यानी रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो जैसे यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक उसी तरीके से रिलेटिव परमिएबिलिटी का फॉर्मूला μ/μ0 होता है, ठीक है। तो ये हमें आगे काम आएगा, तो इसे याद रखना है। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या देख लिया, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड निकाल लिया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस रॉड लिख लेना है, एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटाइजिंग रॉड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटाइजिंग रॉड। कितनी है इसकी मैग्नेटिक फील्ड, इसे हम लिखेंगे BM इज इक्वल टू μ0 इंटू कैपिटल M। तो याद रखना यहाँ पर M का मतलब क्या है, मैग्नेटाइजेशन। तो जैसे आप देख पा रहे हो, ये जो हमने पहला डायग्राम जो बनाया था, इन दोनों में हमने अलग अलग दोनों को रखा है, राइट। क्योंकि पहले हमने सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड लिख लिया, फिर हम इसने रॉड का मैग्नेटिक फील्ड लिख लिया, और जब हम सोलेनॉइड के अंदर इस रॉड को रख देंगे तो अब इसकी जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या बन जाएगी, B बन जाएगी। जिसे हम कैसे लिखेंगे, देखो, देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड। तो इस सोलेनॉइड की जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है इसे हम लिखते हैं B इज इक्वल टू
बी नॉट प्लस बी एम, हमें दोनों की वैल्यू पता है तो रख देते हैं। तो b इज़ इक्वल टू, देखो जो b नॉट है, b नॉट की वैल्यू हमने निकाली है म्यू नॉट एन आई, तो यहाँ पर लिख लेते हैं म्यू नॉट एन इंटू आई, और बी एम की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट इंटू एम। यहाँ से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है तो सबसे पहले कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। तो b इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट कॉमन बाहर हो गया तो बचा क्या, एन आई, और क्या बचा यहाँ पर प्लस एम। ठीक है, नाउ एज वी नो दैट कि एन आई का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच। सो देयरफॉर फॉर्मूला हमारा बन जाएगा b इज़ इक्वल टू म्यू नॉट, और इसे हम लिखते हैं h प्लस एम लिख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि आगे जब हम इसको और डिराइव करेंगे तो हमें इस इक्वेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये जो आपको फॉर्मूला मिला, इसी फॉर्मूले को अब हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, यानी मैं इसे लिख लेता हूँ, और h प्लस एम इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, b अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या फाइंड करना था, रिलेशन निकालना था ना, तो मैं इसको लिखता हूँ h इज़ इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट, और m को इधर लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस m हो जाएगा। तो देखो ये हमें मिल गया रिलेशन बिटवीन मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड मैग्नेटाइजेशन, यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन के बीच का रिलेशन मिल गया, h इज़ इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट माइनस एम। तो बस आपको इन्हीं 2-3 स्टेप लगा के सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले आपको बताना है कंसिडर पॉइंट, कंसिडर बहुत आसान है, आप बता दोगे। उसके बाद आपको क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड, फिर आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटाइजिंग रॉड, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो आपकी बन जाएगी टोटल मैग्नेटिक फील्ड b इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम। दोनों की वैल्यू को रख के आगे सॉल्व कर लेना है, एंड यू विल गेट द रिलेशन h इज इक्वल टू बी बाई म्यू नॉट माइनस एम। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो वो आपको यहीं तक पूछेंगे, लेकिन इसके आगे हम कुछ और फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे जो हमारे न्यूमेरिकल्स में काम आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके आगे और हमें क्या करना है। मान लेते हैं यहाँ पर एक कंडीशन है कि इफ़ h इज़ नॉट टू स्ट्रॉन्ग, अगर मैग्नेटिक इंटेंसिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, देन तो देखो अगर h इज़ नॉट टू स्ट्रॉन्ग है, यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, सो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ कि जो मैग्नेटाइजेशन होगा इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, h होगा। तो अब अगर मैं यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊँ तो क्या लिख सकता हूँ, m इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आएगा ससेप्टिबिलिटी h। ये जो आपको x टाइप का जो लेटर दिख रहा है इसे एक्चुअल में ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेयर x इज ससेप्टिबिलिटी, इसको हम क्या कहते हैं, ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा इसे हम क्या कहते हैं, फाई कहते हैं ना, उसी तरीके से इसे हम काई कहते हैं। ठीक है, चाई बोलो काई बोलो जो भी है, बट यहाँ पर इस x का मतलब क्या है, ससेप्टिबिलिटी। देखो ससेप्टिबिलिटी एक क्वांटिटी है जिससे हमें ये पता चल पाता है कि कोई मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हो सकता है। तो इसमें थोड़ी सी बात आपको याद रखना है कि अगर ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो मटेरियल मैग्नेटाइज हो सकता है, अगर ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू नेगेटिव है तो वो मैग्नेटाइज्ड नहीं हो सकता। दूसरा आपको याद रखना है कि ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो वो उतना ज़्यादा मैग्नेटाइज्ड होगा, अगर लो है तो ज़्यादा मैग्नेटाइज्ड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक कंडीशन मिली, क्या कंडीशन, कि अगर मान लो हमारी मैग्नेटिक इंटेंसिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो m इज़ इक्वल टू क्या हो गया, ससेप्टिबिलिटी h के इक्वल होगा। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमें इक्वेशन नंबर 2 में m की वैल्यू मिली है इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप करेंगे। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, b इज़ इक्वल टू म्यू नॉट h प्लस एम, तो m की जगह पर हम क्या रखेंगे, ससेप्टिबिलिटी h। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ देयरफॉर पुटिंग वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 में पुटअप करेंगे तो क्या होगा, b इज़ इक्वल टू म्यू नॉट, और यहाँ पर क्या है, h प्लस एम है तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ h, और m की जगह पर क्या आएगा, ससेप्टिबिलिटी h। अब जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, b तो बाहर निकाल लेते हैं, सॉरी h कॉमन है तो बाहर निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा म्यू नॉट h, और यहाँ पर मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। अब यहाँ पर जो आपको 1 प्लस एक्स दिख रहा है इसे हम एक क्वांटिटी से नाम दे देंगे विच इज़ कॉल्ड रिलेटिव परमिबिलिटी। तो यहाँ पर हम बोलेंगे वेयर
1+x इज इक्वल टू म्यू आर, और म्यू आर का मतलब होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो हम इसे लिखते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो हमारी वैल्यू थी ना, क्या वैल्यू 1+x, इसे हमने किसके इक्वल मान लिया, म्यू आर के इक्वल। तो म्यू आर का मतलब क्या हो गया, रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो अब ये जो हमारा इक्वेशन है, देखो अब ये क्या बन जाएगा, क्योंकि 1+x को तो मैंने म्यू आर मान लिया, तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ b इज इक्वल टू, ये हो जाएगा म्यू नॉट h, और यहाँ पर क्या लिखूँगा, म्यू आर। अब हम जानते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पर देखो कि जो हमारा म्यू आर है, म्यू आर का मतलब क्या होता है, म्यू बाई म्यू नॉट। तो यहाँ पर अगर मैं म्यू निकालूँ तो देखो म्यू का आंसर क्या हो जाएगा, म्यू का आंसर हो जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो बस अब हम आगे यही करने वाले हैं कि म्यू नॉट इंटू म्यू आर की जगह पर क्या रख देंगे, म्यू रख देंगे। सो देयरफॉर ये हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें फाइनल मैग्नेटिक फील्ड का आंसर मिल गया, B इज इक्वल टू म्यू एच। तो यहाँ पर ये जो 3 फॉर्मूलेस जो मैंने आपको बोला था कि इम्पॉर्टेंट है हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए, उसमें से देखो जो सबसे पहला जो आपको याद रखना वो ये है, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 1, b इज इक्वल टू म्यू नॉट, और क्या है यहाँ पर h+m। तो एक इक्वेशन आपको ये याद रखना है, सेकंड इक्वेशन आपको ये याद रखना है, ठीक है, और थर्ड इक्वेशन आपको ये याद रखना है 1+x इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। ये तीनों इक्वेशन हमारे न्यूमेरिकल में हमें काम आएंगे। तो आई थिंक सो कि बहुत आसान था ये डिराइव करना, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें ये डिराइव करना है, और मैंने न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो फॉर्मूला यूटिलाइज होंगे उनको भी डिराइव करके आपको यहाँ पर बता दिया। इसके आगे का चैप्टर में हमारा जो भी पार्ट है, इट इज़ बेस्ड ऑन 3 पॉइंट ऑफ व्यू। तो डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर हमारे पास 2 ही 3 डेरिवेशंस हैं, जिसमें से हमने ये दोनों डेरिवेशन कवर अप कर लिए हैं। सो अब जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज रिलेटेड टू मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स। इससे पहले वीडियोस में हमने देखा था अबाउट व्हाट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी किसे कहते हैं, और मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बीच में क्या रिलेशन है। साथ ही में हमने देखा था कि किस तरीके से हम किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें जो स्टडी करना है, दैट इज़ अबाउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल्स के बारे में। सो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे सब्सटेंसेज हैं, यानी जिन्हें हम मटेरियल्स कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर वर्ड सब्सटेंसेज या मटेरियल में से कोई भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हो, दोनों का मतलब सेम है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो भी हमारे सब्सटेंसेज हैं, उन्हें हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। That is, first is called diamagnetic substances, second is called paramagnetic substances, and the third is called ferromagnetic substances. So basically the magnetic substances or materials are classified into 3 categories, that is diamagnetism, paramagnetism and ferromagnetism। ठीक है, तो याद रखना है कि जो भी हमारे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाले मटेरियल हैं वो 3 तरीके होते हैं। सो लेट अस डिस्कस। सबसे पहले हम देखते हैं कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन डायमैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म, और दे कैन आस्क अबाउट डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। तो ये एक तरह का क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। दूसरे तरीके से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो डायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज डायमैग्नेटिज्म, राइट एनी 3 to 4 प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिज्म, या व्हाट इज पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म एंड राइट देयर प्रॉपर्टीज। तो इस तरीके से इस टॉपिक से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत सही तरीके से आपको यहाँ पर लिख के दिया हुआ है, तो जैसे मैंने आपको लिखा है सेम इसी तरह से आप कॉपी कर सकते हो। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं। तो ओवरऑल अगर हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर, सब्सटेंसेज विच आर वीकली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेज। इसका ये मतलब हुआ कि मान लो मेरे पास कोई मैग्नेट रखा हुआ है और उस मैग्नेट के पास में अगर मैं कोई भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को लेके आऊँगा तो वो जो हमारा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो वीकली रिपेल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि रिपल्शन क्यों होता है, अट्रैक्शन क्यों होता है। तो आपको याद रखना है कि जब भी हम किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को यानी डायमैग्नेटिक मटेरियल्स को मैग्नेट के पास में लेके आएंगे तो अगर वो रिपल्शन प्रॉपर्टी को शो कर रहा है यानी वीकली रिपल्ड हो रहा है तो फिर वो किस टाइप का सब्सटेंस हो गया, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में देखें तो यहाँ पर हमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जो समझ में आती है दैट इज़
कि जब हम इन मटेरियल्स को एक्सटर्नल नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, यानी व्हेन दीज मटेरियल्स placed in an external non-uniform magnetic field tend to move from stronger part of the field to the weaker part of the field। ठीक है, यानी कि अगर हमने क्या किया कि इन मटेरियल्स को कहाँ पर रखा, एक्सटर्नल नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो हम ये देखेंगे कि ये जो मटेरियल्स हैं ये मूव करेंगे, लेकिन कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रॉन्गर पार्ट से मैग्नेटिक फील्ड के वीकर पार्ट की तरफ। एक बात तो हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या डिफरेंस होता है। देखो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो हम जानते हैं कि सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो हम इसे कहते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और अगर सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल नहीं है तो फिर हम इसे क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि आने वाले जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, उसमें ये वाला पॉइंट बहुत कॉमन रहने वाला है। एक्चुअल में तीनों पॉइंट कॉमन रहने वाले हैं और बेसिक कुछ डिफरेंस होगा जिसे आपको समझना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले याद रखना है कि पहले पॉइंट में हमें यह बताया गया है कि जब भी हम किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो मूव करेंगे, और मूव करने का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी फ्रॉम स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द फील्ड टू द वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड। उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, जहाँ पर हमें यह पता चलता है कि इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मान लो पहले हमने अपने मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, बाद में हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को हटा लिया। तो जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड को हटाएंगे तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस था वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खो देगा, क्योंकि बिकॉज उसका नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, देखो जब तक हमने मैग्नेटिक फील्ड में डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखा था तब तक तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा था, क्योंकि उसके जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो किसी न किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पे अलाइन थे, जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो हो रही थी। लेकिन जैसे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा देंगे तो वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खो देगा। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड पार्ट है दैट इज रिलेटेड टू द सेकेंड ओनली, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस लूज देयर मैग्नेटिज्म ऑन द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस से अगर एक्सटर्नल फील्ड को हटा लेंगे तो अपनी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी को क्या कर देगा, लूज कर देगा। नेक्स्ट अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करें, देखो ऐसा कौन कौन से सब्सटेंसेज हैं जो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं, जिसमें से सबसे पहला आता है मान लो सिल्वर, सिलिकॉन, सोडियम, कॉपर एक्सेट्रा। यानी ये कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनको अगर हम मैग्नेट के पास में लेके आएंगे तो ये क्या होंगे, वीकली रिपल्ड होंगे। तो जैसे कि आप ये डायग्राम में देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जो सीधी जानी चाहिए थी ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर्व होके जा रही है आगे की तरफ। इसका मतलब क्या है कि देखो अगर रिपल्शन प्रॉपर्टी नहीं होती या ये वीकली रिपल्ड नहीं होता तो सारी फील्ड लाइंस कैसी होती, स्ट्रेट होती, राइट। लेकिन सिंस यहाँ पर जो हमारा मैग्नेटिक सब्सटेंस है इट इज़ रिपल्ड बाई अ मैग्नेट, देयरफॉर इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है थोड़ा कर्व होके आगे की तरफ जा रही है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं अबाउट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। सो सब्सटेंसेस विच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद इट इज नोन एज पैरामैग्नेटिज्म। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जैसे हमारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं ठीक उसी तरीके से हमारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस भी होते हैं, बट फ़र्क इतना है कि जो हमारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है दे आर वीकली रिपल्ड और ये क्या होते हैं, वीकली अट्रैक्टेड। ठीक है, यही एक बेसिक डिफरेंस है। अदरवाइज अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो काफ़ी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ आपको दिखाई देंगी। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि दिस मटेरियल व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड टेंड टू मूव फ्रॉम वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड टू द स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द फील्ड। अगर आप कंपेयर करोगे ना डायमैग्नेटिज्म से तो वहाँ पर हमने क्या लिखा था, वहाँ पर हमने लिखा था अबाउट स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द फील्ड टू द वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो एज यूजुअल जैसे हमने डायमैग्नेटिज्म में देखा था ठीक वही चीज़ें हैं यहाँ पर। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द नेट डायपोल मोमेंट इज जीरो। ठीक है, तो जैसे आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा लोगे नेट डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, और जैसे ही नेट डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि डायमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म जो है अगर इनके बारे में अगर बात करें तो दोनों सिमिलर टाइप के सब्सटेंसेज हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। बट डिफरेंस सिर्फ एक ही पॉइंट में है कि जो हमारा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है दे आर वीकली रिपल्ड एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली अट्रैक्टेड। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला है, देखो एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर हमने लिखी है, दे कैन नॉट बी यूज टू मेक परमानेंट मैग्नेट। हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को कभी भी
परमानेंट मैग्नेट नहीं बना सकते हैं। उसके पीछे रीज़न यह है कि आप देखते हो कि जैसे आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा देते हो तो वह अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज़ कर देता है, और जो सब्सटेंस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाने पर अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज़ कर देता है उसे हम परमानेंट मैग्नेट नहीं बना सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास एग्जाम्पल में देखो क्या क्या है। एल्यूमिनियम, प्लैटिनम, कैल्शियम, ऑक्सीजन एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज। अब जैसे हमने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का डायग्राम देखा था, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर आप देखोगे तो पैरामैग्नेटिक का भी मिलेगा। वहाँ पर देखो जो हमारी ये लाइन थी वो कुछ ऐसे बाहर की तरफ से रिपल्ड होके जा रही थी, और यहाँ पर जो हमारी फील्ड लाइन्स है ये क्या हो रही हैं, सेंटर की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हो रही हैं, ठीक है, यानी बेंड हो रही हैं। ये इसलिए बेंड हो रही हैं बिकॉज दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाई अ मैग्नेट। सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अबाउट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें तो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक से थोड़ा सा इसका बिहेवियर डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है सब्सटेंसेस विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनको अगर हम मैग्नेट के पास में लेके आएंगे तो बहुत स्ट्रांगली वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आयरन, आयरन को जब आप मैग्नेट के पास में लेके आते हो बहुत तेज़ी से अट्रैक्शन देखने को हमें मिलता है, एंड द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद इट इज़ नॉन एज फेरोमैग्नेटिज्म। तो चलिए अब हम समझते हैं अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज। तो जब सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी लिखी है दैट इज अबाउट दीज मटेरियल्स व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड टेंड टू मूव फ्रॉम वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड टू द स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द फील्ड। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस से काफ़ी मिलता जुलता होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का बिहेवियर कुछ पॉइंट में। जैसे कि वहाँ पर हमने देखा था कि वीकली अट्रैक्टेड था, यहाँ पर क्या होता है स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। इसीलिए ये वाला जो पहला पॉइंट है वो सेम है, वहाँ पर भी वीकर पार्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर पार्ट था और यहाँ पर भी वीकर पार्ट टू द क्या है स्ट्रॉन्गर पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो डायमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है वो ये है कि इवन इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैव रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट। जैसे कि हमने देखा कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में हम ये देखते थे कि जैसे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर देते थे वो सब्सटेंसेस अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज़ कर देते थे, उनका नेट डायपोल मोमेंट ज़ीरो हो जाता था। बट ऐसा केस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के साथ नहीं होता है। अगर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी लिया जाए तो उसका रिजल्टेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होगा, जिसकी वजह से वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज़ नहीं करेगा बल्कि स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो आयरन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, निकल है, कोबाल्ट है एंड उनसे मिलकर बने हुए एलॉयज हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो डायग्राम में, देखो किस तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये बहुत तेज़ी से क्या हो रही हैं अट्रैक्ट हो रही हैं, ठीक है, टुवर्ड द सेंटर साइड। तो इस तरीके से फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस काम करते हैं। तो इस तरीके से हमारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस काम करते हैं। तो ओवरऑल आपको बस एक ही चीज़ याद रखना है दिमाग में कि अगर आप जब इसे पढ़ते हो तो तीनों को एक साथ पढ़ोगे तो काफ़ी सिमिलरिटीज़ आपको मिलेंगे और पॉइंट आपको अलग अलग नहीं लिखने होंगे। मैंने इसे इस तरीके से फ्रेम किया है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टीज़ आपसे पूछ ली जाए तो आप आसानी से इन चारों प्रॉपर्टीज़ को याद कर सकते हो और इनका आंसर दे सकते हो। तो मेक श्योर कि आपको ये याद रखना है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो हैं जो वीकली रिपल्ड होते हैं, वेयर एज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो हैं जो वीकली अट्रैक्टेड होते हैं, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस उन्हें हम कहते हैं जो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं। इसमें एक और पॉइंट आता है रिलेटेड टू मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। सो लास्ट जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज़ रिलेटेड टू फेरोमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन थियरी। तो एग्जाम में इससे रिलेटेड शॉर्ट नोट पूछा जाता है। तो चलिए समझते हैं कि डोमेन थियरी क्या है। और अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा जाता है दैट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डोमेन थियरी। तो 2 to 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें एक डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, जिस डायग्राम से हम डोमेन थियरी को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। और जैसे हम इस डायग्राम को समझेंगे तो ये जो भी हमारे पॉइंट्स गिवन है ये बहुत आसानी से हमें समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कोई मैग्नेटिक मटेरियल है जिसे हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इसे हम क्या बोलेंगे, इट इज़ इन द कंडीशन ऑफ अनमैग्नेटाइज स्टेट, यानी ये मैग्नेटाइज्ड नहीं है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पर ये जानेंगे कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को क्यों नहीं शो कर रहा है, और नेक्स्ट स्टेट में हम देखेंगे कि ये मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेगा। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, क्यों मैग्नेटाइज्ड नहीं है और क्यों मैग्नेटाइज्ड है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम समझते हैं।
तो देखो जब भी कोई हम मैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं, लेट दैट मैग्नेटिक मटेरियल भी आयरन। सपोज करो कि ये हमारे पास आयरन है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम एक नंबर, छोटे छोटे नंबर्स में ऐसा डिवाइड कर देंगे। इन छोटे छोटे रीजन्स कहलाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, रीजन्स कहते हैं। और बेसिकली इन्हीं रीजन्स को डोमेन कहा जाता है। तो डोमेन का मतलब होता है स्मॉल रीजन्स। ये जो रीजन्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये काफ़ी स्मॉल इन साइज। तो ओवरऑल एक डोमेन का जो साइज होता है दैट इज़ अराउंड 1 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर साइज में अराउंड 10⁻10 से लेकर 10⁻17 एटम्स फिट बैठते हैं, राइट। और आप समझ सकते हो आपकी अगर 1 मिलीमीटर का साइज जो कि बहुत स्मॉल इन साइज होता है, इसमें अगर 10⁻10 से लेकर 10⁻17 एटम्स होते हैं तो फिर इसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और हम जानते हैं कि हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, जो कि स्टार्टिंग मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था, दैट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो आपको याद रखना है कि हर एक इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। तो इनिशियली जब हमारा ये मटेरियल मैग्नेटाइज नहीं होता है तब एक डोमेन के अंदर, जैसे ये एक डोमेन हो गया, राइट। तो इस डोमेन के अंदर जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सब का जो नेट डायपोल मोमेंट होगा वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे कुछ इस तरीके से अलाइन हो जाता है, राइट। उसी तरीके से जो हमारा अगला डोमेन है, ये वाला डोमेन, इस डोमेन में मान लेते हैं नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है। उसी तरीके से हर एक डोमेन में जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। लेकिन आप ये देख रहे हो कि जो भी हमारे डोमेन्स हैं, हर एक डोमेन्स में जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या है, अलग अलग है। ये किस स्टेट में ऐसा होता है, जब हमारा मटेरियल मैग्नेटाइज्ड नहीं होता है, राइट। और हमें अगर मटेरियल को मैग्नेटाइज्ड करना है तो ये जो भी नेट डायपोल मोमेंट है इन सबको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होना पड़ेगा। तो अब हम कैसे इनको पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर सकते हैं, तो इसका तरीका क्या है कि हम इसमें क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर देंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड का सेटअप किया है। अब क्या होगा कि जैसे मैं मैग्नेटिक फील्ड इसमें अप्लाई करूँगा, राइट, तो ये मान लो कि ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से होगा क्या कि मैग्नेटिक फील्ड ये जितने भी डायपोल मोमेंट्स हैं, इन डायपोल मोमेंट्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे अलाइन कर देगी। अब जितने ज़्यादा डायपोल मोमेंट्स पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होंगे उतना हमारा ये मटेरियल मैग्नेटाइज्ड होता जाएगा। तो जैसे ही मैं मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करूंगा तो मैं ये देखूंगा कि जितने भी डोमेन्स है, सारे डोमेन्स के जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है इलेक्ट्रॉन के, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे अलाइन हो जाएंगे। और जैसे ये पर्टिकुलर डायरेक्शन पे अलाइन होते जाएंगे वैसे धीरे धीरे ये मैग्नेटाइज्ड होता जाएगा। और अगर हम देखेंगे कि पूरे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे अलाइन हो चुके हैं तो ये बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एक अनमैग्नेटाइज्ड मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज्ड मैग्नेटिक मटेरियल बनाते हैं। तो बहुत सिंपल सा तरीका होता है अनमैग्नेटाइज से मैग्नेटाइज करने का, कि अनमैग्नेटाइज स्टेट में जो हमारा मटेरियल है उसमें हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी कि इसके अंदर जो छोटे छोटे डोमेन्स प्रेजेंट हैं, इन डोमेन्स के डायरेक्शन को अलाइन कर देगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होते जाएंगे वैसे वैसे ये हमारा मटेरियल मैग्नेटाइज्ड होता जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम समझते हैं जो भी हमने पॉइंट्स लिखे थे। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज्ड करते हैं। तो देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने होंगे वो कुछ इस तरीके से हमें लिखना है, दैट अकॉर्डिंग टू डोमेन थियरी अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल रीजन्स और डोमेन्स। जैसे कि अभी हमने डायग्राम में देखा कि जो हमारा अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल था उसमें बहुत छोटे छोटे हमने रीजन्स किए और उन्हीं रीजन्स को हम क्या कहते हैं, डोमेन्स कहते हैं। अच्छा, एक और बात, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल तो आपको पता ही है क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आर दोस मटेरियल विच गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड बाय द मैग्नेट। अगर हम मैग्नेट के पास में लेके आएंगे तो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो जाएंगे। अगर हम उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज टिपिकल साइज ऑफ डोमेन इज 1 मिलीमीटर एंड कंटेन्स अबाउट 10⁻10 to 10⁻17 एटम्स, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है, द रीजन इन विच ऑल द मैग्नेटिक मोमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, द रीजन इन विच ऑल द मैग्नेटिक मोमेंट्स आर अलाइंड इन द सेम डायरेक्शन आर नोन एज डोमेन्स। अब यहाँ पर दो स्पेशल बात आती है अनमैग्नेटाइज्ड को लेकर और मैग्नेटाइज्ड को लेकर। So in unmagnetized state, the domain axis of different domains are oriented randomly, resulting in the net magnetic dipole moment of the material to be 0। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख पा रहे थे
कि इस पर्टिकुलर फेज में ये जो आप डायग्राम देख रहे हो इसमें हर एक डोमेन का अपना नेट डाइपोल मोमेंट तो है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस मैग्नेटिक मटेरियल क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि कोई डोमेन का डायरेक्शन इधर है, किसी डोमेन के डायरेक्शन इधर है, तो डिफरेंट डायरेक्शन होने की वजह से दोनों एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल आउट कर देंगे और नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपको याद रखना है कि इस फेज में जो नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है वो जीरो है, और इस फेज में इसका नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m के इक्वल होगा। ठीक है, तो जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो हमें क्या बताता है कि इन अनमैग्नेटाइज स्टेट द डोमेन एक्सिस ऑफ डिफरेंट डोमेन्स आर ओरिएंटेड रैंडमली। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर अनमैग्नेटाइज स्टेट कंडीशन में जो भी हमारे डोमेन्स है वो डिफरेंट डायरेक्शन पे अरेंज्ड है। फिर लास्ट पॉइंट जो हमारा ये कहता है कि व्हेन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे थे कि जैसे हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, सो डोमेन ट्राई टू अलाइन देमसेल्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो जिस डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड है ये डोमेन्स भी सारे उसी डायरेक्शन पे अलाइन हो चुके हैं। इस तरीके से ये अनमैग्नेटाइज मटेरियल मैग्नेटाइज्ड हो चुका है, लेकिन जैसे ये मैग्नेटाइज हो जाएगा तो ये बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा, बिकॉज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि फेरोमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन थ्योरी किस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट अब हम टॉपिक कवर करेंगे दैट इज रिलेटेड टू पेरी क्यूरी लॉ। तो चलिए समझते हैं पेरी क्यूरी लॉ क्या है और इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया। अकॉर्डिंग टू पेरी क्यूरी यहाँ पर क्या दिया है, द मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो बेसिकली यहाँ पर जो पेरी क्यूरी है वो किसकी बात कर रहे हैं, अबाउट द पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। क्या होते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ऐसे मटेरियल विच गेट्स वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो यहाँ पर उन्होंने ये बोला कि जो भी हमारे पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनका जो मैग्नेटाइजेशन होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके बारे में हम अभी आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो क्यूरीज लॉ के हिसाब से जो भी मटेरियल, यानी कौन सा मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज्ड होगा उसका जो मैग्नेटाइजेशन वैल्यू है वो सबसे पहले किस पर डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, एंड ऑल्सो इट विल डिपेंड ऑन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और कैसा डिपेंड करेगा, इनवर्स डिपेंड करेगा। तो इस फिनोमेना से, इस लॉ से हमें एक बात पता चलती है कि जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ज़्यादा वो मैग्नेटाइज्ड होगा, राइट। और दूसरा हमें ये पता चलता है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो मैग्नेटाइजेशन की जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ होती है। ये किसी भी सब्सटेंस के लिए ओबे होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। यानी अगर हमारे पास कोई एक मैग्नेट है और हम उसको टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ करेंगे, उसको हाई टेम्परेचर पर रखेंगे तो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज़ करेगा। क्यों लूज़ कर देगा, क्योंकि उसके अंदर जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे अलाइन थे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और फिर वो अनमैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b बाई टी। ठीक है, यहाँ से हम जानते हैं कि अगर हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो कांस्टेंट में रख लेते हैं m इज इक्वल टू c इंटू बी बाई टी। यहाँ पर जो आपको c दिख रहा है, c का मतलब क्या होता है, वेयर c इज द क्यूरी कांस्टेंट। तो इसे हम क्या कहते हैं, क्यूरी कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको छोटा सा स्टेटमेंट है, याद रखना है। मे बी 1 to 2 मार्क्स टाइप क्वेश्चन में आ सकता है, दैट स्टेट एंड डिफाइन क्यूरीज लॉ। तो याद रखना है क्यूरीज लॉ हमें किसके बारे में बताता है, अबाउट पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में, कि जो भी हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल है उसको जब हम मैग्नेटाइज्ड करते हैं तो उसका जो मैग्नेटाइजेशन है वो किस पर डिपेंड करता है, पहला डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, दूसरा डिपेंड करता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं अबाउट क्यूरी टेम्परेचर को। क्यूरी टेम्परेचर वन सेंटेंस पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए समझते हैं क्यूरी टेम्परेचर क्या है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू डिक्रीज होती है। यहाँ पर बस वही लिखा है, द टेम्परेचर एट विच अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं,
क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। जैसे कि अभी अभी हमने डिस्कस किया था इससे पहले क्यूरीज लॉ में कि मैग्नेटाइजेशन जो है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर मैग्नेटाइजेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाओगे मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। सो इस तरीके से हमने फेरोमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन थियरी भी हमारा हो गया। उसके बाद क्यूरीज लॉ एंड क्यूरीज टेम्परेचर किसे कहते हैं ये भी हमने देख लिया।